जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। एक बैड न्यूज़ है जिसकी वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा के रखा हुआ है उनके लिए तो ये होली बड़ी ही खराब हो गई। एक एक दिन के अंदर इतनी इतनी ज़्यादा गिरावट कि पोर्टफोलियो को देखने के लिए किसी का भी मन नहीं कर रहा है। पोर्टफोलियो को देखते ही दूरी बनाने का मन कर रहा है। उसके पीछे के कारण काफ़ी सारे हैं और वह कारण भी जेन्युइन है। ऐसे नहीं कि वह कारण खराब है। एक कारण तो सबसे बड़ा वही था कि कोरोना वायरस के बाद में बड़ी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, वो गिरावट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद आ जाता है ट्रंप ने होश नहीं लिया, टैरिफ करके पूरा माहौल ख़राब कर दिया और ट्रंप अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दो देशों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में शांति वार्ता तो दूर, लड़ाई जबरदस्त। लड़ाई करो, हथियार में देता हूं। यूक्रेन से बोला हथियार में देता हूं। अमेरिका कह रहा जिसको भी हथियार चाहिए मैं देता हूं। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान का दिमाग घूम गया। ईरान ने अपने ही पड़ोसी कंट्रीज पर, जो कि तेल और गैस का उत्पादन करते हैं, उन देशों पर क्या अटैक करना शुरू कर दिया। खासकर अटैक कहां पर किया जा रहा है? खासकर अटैक किया जा रहा है उन स्थानों पर जहां पर अमेरिका की आर्मी पड़ी हुई है, अमेरिकन बेसिस पर। लेकिन अभी हाल फिलहाल की खबरें देखने को यह मिलेगी कुछ रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया है। लगातार अटैक होने के बाद देखने को यह मिल रहा है कि कतर ने अपने यहां पर गैस का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। दूसरी बात देखने को यह मिल रही है कि होर्मुज एक ऐसी खाड़ी है, एक ऐसा एरिया है जहां से ये मान के चलें कि काफ़ी बड़ा सामान उस ही इलाके से होता हुआ नजर आता है। वो छोटा रास्ता है लेकिन उस पर कब्जा किसका है? ईरान का। अगर वहां से सामान नहीं आता है, जैसे कि अभी बंद हो चुका है, ईरान ने धमकी दी हुई है कि अगर कोई भी वहां से अपना शिप गुजारता है, शिप लेकर जाता है, उस पर डायरेक्टली अटैक किया जाएगा। खबर ये देखने को मिल गई कि अब दूसरे रास्ते से अगर घूम के ऑयल या गैस आता है तो वो बड़ा महंगा बिकेगा। ठीक है, जिस तरीके से लगातार अटैक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस पर भी आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली इजराइल पर अटैक क्यों नहीं कर रहा ईरान, अमेरिका पर डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं कर रहा, इन देशों पर अटैक करना क्यों शुरू कर दिया है। कुछ देश यहाँ पर, अरब देश ऐसे हैं जिनसे लिंक्ड पूरा बढ़िया अमेरिका का है और तेल भी अच्छी सप्लाई की जाती है और पूरी सिक्योरिटी भी देकर अमेरिका ही रखता है। ठीक है, अब उस पर दबाव, जब उस पर अटैक किया जाएगा, देखिए समझिए पहली बात क्या है। देखिए लड़ाई बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। आप देख रहे हैं कि ईरान को कितना समय हो गया है इजराइल से लड़ते हुए। इजराइल के पास क्या है? एंट्री मिसाइल सिस्टम माने, एंटी ड्रोन सिस्टम माने, जो भी मिसाइल दागता है ईरान 5-5 हज़ार, 4-4, 3-3, 1-1 हज़ार मिसाइल एक साथ दाग सकता है, 500। तो उनको ये सिस्टम देखता है कि हाँ ये मिसाइल आने वाली, उसको हवा में ही उड़ा देता है। लेकिन वे जो मिसाइल बनती हैं उड़ाने वाली, उसमें पैसा लगता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक टेक्नोलॉजी आप मान के चलें। देखिए युद्ध क्यों भड़क रहा है, समझिए, आपको समझिए इन सारी चीज़ों को। रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? उसको मालूम है रसिया को कि ये युद्ध लंबा खींचेगा, जितना ज़्यादा लंबा खींचेगा उतना लोग परेशान हो जाएंगे। इसी तरह से ईरान को भी मालूम है कि जो भी लंबा युद्ध को खींच पाएगा वही फायदे के अंदर जाएगा। देखिए युद्ध खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है इस युद्ध को खत्म करना। दोस्तों, इस युद्ध को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, आपने वैक्यूम बम का नाम सुना होगा, आपने क्लस्टर बम का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले सुनिए क्लस्टर बम क्या होते हैं। क्लस्टर बम एक बम का ग्रुप मान के चलें कि एक मिसाइल छोड़ी, उस मिसाइल से बहुत छोटी छोटी मिसाइलें निकली, इसी तरीके से एक मिसाइल छोड़ी गई, उस मिसाइल से 80 मिसाइल निकल गई। समझिए ना, तो नीचे से उन 80 मिसाइलों को खत्म करने के लिए छोटी छोटी क्लस्टर के रूप में 80 ही मिसाइल नीचे से छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो खत्म हो सकती है। लगातार की अगर बात करते हैं तो ईरान लगातार ड्रोन बना रहा है।
लगातार ड्रोन बना रहेगा, ठीक है। तो ड्रोन की कोई कमी नहीं है। जब मिसाइल जाती है उसके साथ कुछ ड्रोन भी जाते हैं। तो नीचे से तो सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, वो सारी चीजें लेगा और वो ऊपर छोड़ना शुरू करेगा। देखिए, हो सकता है कि एक मिसाइल को बनाने में 10 करोड़ रुपए लगे हों, ठीक है, और एक ड्रोन को बनाने में सिर्फ 10 लाख रुपया लगा हो, ठीक है। तो अगर 5 मिसाइल भेजी हैं, उसके साथ में 10 ड्रोन अगर भेज दिए जाए, तो समझिए कि नीचे से मिसाइल मारने में कितना खर्चा आएगा। तो यही टेक्निक अपनाई जा रही है कतर पर अटैक करने की, सऊदी पर अटैक करने की, कि इनके जो सिस्टम्स हैं, जितनी इनके पास मिसाइल हैं, ड्रोन दागता है कौन? ईरान। वो मार के हवा में गिरा देता है। सऊदी की बात करें, ईरान की, सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, ठीक है। अभी जब हवा में उड़ाते हैं तो खर्चा हो रहा है उसमें, ठीक है। तो जो मिसाइल, जो ड्रोन भेजा जा रहा है, वो भेजा जा रहा है मान लीजिए 10 लाख का, और उधर खर्चा कितना हो रहा है? 10 करोड़ का। तो ये कितने दिन चलेगा? सबसे बड़ा इजराइल है ये, यहाँ से कोई क्लस्टर बम मारा, ठीक है, तो वो छोटे छोटे बम में, तो उसको भी बड़ा कॉस्ट यहाँ पर बैठ रही है। इसी तरह से अगर अमेरिका के ऊपर भी कुछ इस तरह का क्लस्टर बम मारा, उसको भी रोकने के लिए खर्चा होगा, ठीक है। तो ये युद्ध लंबा खींच नहीं पाएंगे अमेरिका भी, इजराइल भी और दूसरे कंट्रीज भी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, क्या ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है? ईरान के पास क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरा अटैक रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। क्योंकि रोक पाता तो रोक पाता, खैमनेई को कुछ होता क्या? नहीं होता। खैमनेई को कुछ होता ही नहीं अगर वो रोक पाता, तो वो रोक ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंटी ड्रोन की बात करें या एंटी मिसाइल सिस्टम है ही नहीं। उसने किसके लेकर रखे हुए सिस्टम? ये चाइना के फेल हो चुके हैं। अगर देखें यहाँ पर, खamenei की मौत होने का सबसे बड़ा कारण चाइना है। चाइना के सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम या एंटी मिसाइल सिस्टम जो दिए, वो काम नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, जो मिसाइल दी गई हैं अटैक करने के लिए, डिफेंस के लिए छोड़ दीजिए, अटैक करने के लिए जो दी गई है, वो शायद काम यहाँ पर कर पा रही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जाए। तो दोस्तों, खेल यहाँ पर निकल कर आ रहा है वैक्यूम बॉम्ब की। अगर बात करते हैं तो समझिए, वैक्यूम बम जहां पर भी गिरेगा, वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा। समझिए, ये कुछ ऐसे परमाणु बम की तो बस छोड़िए, बात ही मत कीजिए। परमाणु बम के अंदर तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जितनी कि सरफेस, सूर्य के सरफेस पर होती है। इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि आसपास, मतलब कि जो भी इंसान है, जानवर हैं, वो भाप बन के उड़ जाएंगे सारे। ये पहले समझ में जाना चाहिए। तो ये परमाणु बम तो भूल जाइए कि गिरेगा, वो तो एक बार ही गिरा के, जापान पे गिरा के ही पछताया जा रहा है। वैक्यूम बम भी गिरेगा, उसको भी भूल जाइए, क्योंकि उसमें भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, ये है कि कुछ छोटे से एरिया पर उसका असर हो सकता है, लेकिन वो खतरनाक चीज़ है। क्लस्टर बम का भी एक बहुत खतरनाक है, केमिकल छोड़ना भी, वो भी एक बहुत बड़ा खतर चीज़ें हैं। लेकिन अगर किसी देश पर अटैक होगा तो वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस्तेमाल तो उल्टा ही किया जा रहा है। सऊदी पर या फिर कतर पर, इन पर क्यों अटैक किया जा रहा है? उसके पीछे का कारण यह है कि अभी कतर पर अटैक करने से और कतर की मैन्युफैक्चरिंग कम होना, गैस को बंद करना या फिर रूट से दूसरी जगह घूमना, आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर 50% गैस के प्राइस बढ़ गए। उधर की तरफ रसिया भी कट कर दे कि मैं भी नहीं दे रहा हूं, तो ग्लोबली बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। प्रेशर किस पे पड़ेगा? ट्रंप पर। भाई, इसको खत्म करो, युद्ध को। समझ रहे हैं ना? तो बड़ा खेल यहाँ पर रचा जा रहा है कि आप भी समझ रहे होंगे कि डायरेक्टली इजराइल पर और अमेरिका पर अटैक होना चाहिए था, ये कहाँ पहुंच गया इधर ईरान। और होर्मुज पर क्यों अटैक करता होने जा रहा है? उसको मालूम है कि होर्मुज नस है सबकी, यहीं से तेल है, यहीं से गैस जाता है। प्राइस बढ़ जाएंगे, सारा किस पर जाएगा? ठप्पा किस पर लगेगा? अमेरिका पे। सारे लोग अमेरिका पर नाराज हो जाएंगे, भाई ये युद्ध बीच में करके क्या फायदा हुआ, किसी का कितना बड़ा नुकसान। तो प्रेशर बनाना है किस पर? अमेरिका पर, कि इस युद्ध को जल्दी खत्म किया जाए। लेकिन ईरान इस युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता ही नहीं है। वो, उसको मालूम है कि जितना लंबा युद्ध खींचेगा उतनी दिक्कत होगी, ठीक है। तो गैस का प्रोडक्शन कम होने की वजह से, जो पूरे चाइना की बात करें या फिर पूरे एशिया की बात करें, हॉर्मुज से ही आती है। और कतर काफ़ी 20%
ये मान के चलें कि पूरे ग्लोबली जितनी भी एक्सपोर्ट होती है गैस वो देता है। अगर वो बंद करेगा या माहौल इस तरीके का रहेगा, आवागमन अगर बंद रहेगा, और जो शिप हैं जो इधर से उधर गैस को लेकर जाते हैं वो उनका इंश्योरेंस भी कंपनियां नहीं दे पाएंगी, तो यही देखने को मिलेगा कि एक एक दिन के अंदर 10-10% की 9.5% की गिरावट देखने को मिल रही है पेट्रोनेट एलएनजी। और भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगला शेयर है महानगर गैस लिमिटेड। तो गैस वाली कंपनी की हालत खराब देख लीजिए, 9.5% टूट गई है और गिरने के बाद उठने का कोई नाम नहीं है। देख लीजिए, थोड़ी देर रुकने की कोशिश की है लेकिन फाइनली गिरावट ही हो गई है। तो अगर ऐसा ही रहा तो देखिए, अगर ये सारी चीज़ें टेम्परेरी आप मान के चले थे, देखिए परमाणु बम तो शायद देखिए नहीं हो पाएगा। समझिए, परमाणु बम तो आप ये मान के चलें कि हो सकता है ईरान के पास भी हो, पाकिस्तान के पास हो सकता है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता है? समझिए ना, हो सकता है हो, लेकिन इस्तेमाल करना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। इस्तेमाल करने का मतलब अपना ही नुकसान करना। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सब कुछ दिक्कत में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इजराइल के पास भी है परमाणु बम, ठीक है ना। इस्तेमाल करने से अपना ही नुकसान है और पीछे पड़ जाएगी दुनिया फिर। तो दोस्तों गैस से लेके, गैस के प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तेल के भी प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए बड़ी गिरावट है, देख सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में और भी हो सकती है। दोस्तों गेल का प्राइस यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है। आने वाले टाइम में अगर देखिए सब कुछ ओके होता है तो इन शेयर से बढ़िया पैसा बनेगा। सबसे बढ़िया बात तो ये है, नीचे गिरावट होने के बाद जैसे ही रिकवरी होती है अच्छा पैसा बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अभी देखिए इंडिया के पास हो सकता है ये सारी चीज़ें अगर लंबी खिंची और लगातार कतर प्रोडक्शन कम करता है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि कतर के पास अगर इसी तरीके से मिसाइल अटैक या ड्रोन का अटैक होता है तो नीचे से जो मिसाइल मार के रोका जाता है उसके पास उतना ज़्यादा जखीरा नहीं है, उसको तो यकीन ही नहीं था कि कोई मुझ पर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास इतनी मिसाइल है क्या नहीं है वो डिपेंड करेगा। सऊदी के पास उतनी मिसाइल है क्या नहीं है, नहीं है तो फिर पूरी दुनिया को इसकी चीज़ का भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर कोई कंट्री, यूरोप की बात करें तो यूरोप भी बोला कि यूरोपियन कंट्री की बात करें काफ़ी सारे, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ लड़ाई होनी चाहिए। ब्रिटेन भी बोला लड़ाई होनी चाहिए। अलग अलग कंट्रीज लड़ाई करने को बोल रहे हैं, लेकिन इसका कितनी दिक्कतें होंगी वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगला शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पिछले एक साल के अंदर ज़बरदस्त तेजी इस शेयर ने बनाई, बढ़िया पैसा लोगों को बना के दिया। आप देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया पैसा बना के दिया। 118 से सीधा भागता चला गया, लेकिन अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे डॉलर के प्राइस भी बढ़ेंगे, क्रूड का प्राइस भी अगर बढ़ेगा, गैस का भी प्राइस बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा? तो ये चीज़ें मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। आप खुद से विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।